नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 5 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सीजफायर के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया हमास ने और अपनी शर्तों को कैसे राजी करवा लिया अमेरिका के मुंह में हाथ डाल के। इस खबर को जब आप डिटेल में जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर हमास ने इतना बड़ा दिमाग लगाया कैसे, और साथ ही पाकिस्तान को कैसे मूर्ख बनाया गया और मूर्ख बना के कैसे पाकिस्तान से अपने मतलब की बात निकलवा ली इजराइल ने। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही ग्रेटा थनबर्ग जो एक एक्टिविस्ट थी और जो गजा के लिए मदद लेके पहुंची थी इजराइल के आसपास, लेकिन इजराइल ने उनको पकड़ के उनके साथ क्या बर्बरता की है, क्या सलूक किया है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में इस समय क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े, इजराइल के साथ या फिर फिलिस्तीन के साथ, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो ये आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप एक एक करके कमेंट करते रहें, तब तक मैं आपको एक एक करके खबरें बताता हूं ताकि खबरों का जो सिलसिला है आप तक पहुंचता रहे और दुआओं का जो सिलसिला है वो गजा तक पहुंचता रहे। तो आप कमेंट करते रहें और तब तक मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर के निकल के सामने आ रही है वो सीज फायर के हवाले से है दोस्तों। सीज फायर को लेके ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक पूरा चार्ट पेपर अरब कंट्रीज के साथ मीटिंग करके तैयार किया था। उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें कतर भी था। ये तमाम देश थे। इनके सामने ट्रंप ने अच्छा बनने के लिए कहा कि देखो आप सब मुस्लिम देश हो, हम आप सबसे बातचीत कर रहे हैं, इजराइल से बातचीत नहीं कर रहे। आपके सामने ये 20 पॉइंट रखे जा रहे हैं। इन 20 पॉइंटों पे अगर आप एग्री करें तो हम सीज फायर के लिए अपना प्रपोजल रखें, इजराइल को हम मजबूर कर देंगे, वो मान जाएगा और हमास को आप लोग मना लेना। ये बात जब अमेरिका ने बोली तो मुस्लिम वर्ल्ड जो था वो तो खुश हो गया कि भाई इतनी इज्जत तो हमको पहली बार मिल रही, वरना अमेरिका हमारे साथ कैसे बिहेव करता है हमको पता ही है। इन्होंने उस पॉइंट को पढ़ा और सबको ठीक लगा, सबने एग्री कर दिया, सब शांत से एकदम तालियां बजाने लगे कि चलो पहली बार ऐसा कोई प्लान आया है जो फिलिस्तीन के हक में है। लेकिन शुरुआत से ही पाकिस्तान के साथ यहां धोखा हो गया। कैसे वो आप जान लो। शुरुआत में ही ये कहा गया कि पूरी दुनिया टू स्टेट पॉलिसी का सपोर्ट करेगी और फिलिस्तीन और इजराइल टू स्टेट पॉलिसी को मानेंगे। और इस पे पाकिस्तान ने बाकायदा साफ तौर पे कह दिया कि हाँ हाँ हमें मंजूर है, टू स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो फ्लो फ्लो में बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा खेल हो गया दोस्तों, वो खेल आप जान लीजिए। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे एक चीज लिखी है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में लीगल होगा लेकिन इजराइल में नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को एक देश नहीं मानता। इजराइल जैसे देश को वो नक्शे पे कहीं देखता भी नहीं और उसके हिसाब से सब कुछ फिलिस्तीन है, इजराइल कहीं है भी नहीं। तो ये बात पाकिस्तान की जब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख उठा है कि इजराइल जैसा कोई देश नहीं है तो टू स्टेट कैसे। अब पाकिस्तान के लिए तो कायदे से वहां पे वन स्टेट सोल्यूशन होना था और वो स्टेट था ओनली फिलिस्तीन। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के बहकावे में आके पहली बार इजराइल को मान्यता दे देता है। इसको लेके अलग बवाल चला। बहरहाल वो पाकिस्तान का अपना व्यक्तिगत मसला है। मुझे लगा 2 सेकंड आपको बता दें कि पाकिस्तान ने क्या बेवकूफी कर दी। अब आप आगे सुनिए। इसके बाद प्रपोजल की शर्तों को धीरे धीरे तोड़ मरोड़ करके ट्रंप 20 दिन में उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद हमास के सामने रख देते हैं और कहते हैं भाई ये 20 शर्तें हैं और तुम्हें मानना पड़ेगा। और इजराइल को तो जबरदस्ती मनवा लिया कतर से माफी मंगवा के। इसके बाद पूरा जो दारमोदार टिक गया वो टिक गया हमास के कंधों पे कि अगर वो एग्री कर लेगा तो सीज फायर हो जाएगा, अगर एग्री नहीं करेगा तो सीज फायर नहीं होगा। उसके बाद बातचीत चालू हुई, नेगोशिएशन चालू हुआ। इधर ट्रंप ने फिर धमकी दे दी और कहा कि संडे तक का डेडलाइन है और संडे तक अगर एग्री नहीं करता है हमास तो हम बड़े हमले कर देंगे। अब इधर धमकी दी कि आने वाले 5-6 घंटों में हमास का भी रिस्पॉन्स आ गया। उसने कहा कि ठीक है हम सीज फायर के लिए रेडी हैं और हम हॉस्टेज को रिलीज करेंगे बशर्ते इजराइल फौरन अपने हमले रोक दे और साथ ही इजराइल सीमा से पीछे चला जाए। ये बात जैसे ही हमास ने बोली ट्रंप ने फौरन इस मामले को सेलिब्रेट किया और कहना शुरू किया कि देखो सीज फायर हो गया, हमने जो शर्तें रखी थी हमास उस पर एग्री हो गया और अब टू स्टेट पॉलिसी होगी, फिलिस्तीन को आजाद कर दिया जाएगा, इजराइल पीछे हट जाएगा, इजराइल हमला नहीं करेगा। 3000 साल की जो लड़ाई है उस लड़ाई को किसी ने खत्म किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। जैसे ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली फौरन फ्रांस का कांग्रेचुलेशन आ गया, इधर पाकिस्तान का कांग्रेचुलेशन आ गया, इधर मोदी साहब, इधर मेलोनी, इधर अलग अलग जो और देश है उन्होंने
सबने तालियां बजानी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि देखो, ट्रंप जैसा आदमी था कि हमास को उसने घुटनों पे ला दिया, इजराइल को उसने घुटनों पे ला दिया और दोनों ही देश आज समझौता करने को मंजूर हैं। अब ये बात जैसे ही पूरी दुनिया ने बोलनी शुरू की, मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि भाई, जो आदमी या फिर जो संगठन पिछले 3 सालों से लगातार मारा जा रहा हो, उसके तमाम बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया, उसके बावजूद वो लड़ रहा हो, वो संगठन इतनी आसानी से शर्तों पे एग्री कैसे कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात जो मेरे जहन में खटकी कि जब इन शर्तों में एक पार्ट ये लिखा गया था कि हमास अपने आप को खत्म कर देगा, हमास का वजूद खत्म हो जाएगा, तो हमास इन शर्तों पे एग्री कैसे कर सकता है। अब ये दोनों पॉइंट जैसे दिमाग में मेरे क्लिक किए, मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की और यहां से पता चला कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई है नहीं, और नेता सच में कहीं के भी हो, पढ़े लिखे नहीं होते। हमास ने जो अपना रिस्पांस दिया था, उस रिस्पांस को किसी ने ठीक से पढ़ा ही नहीं और असल कहानी इसी रिस्पांस में छुपी थी और हमास ने कायदे से अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दी है। कैसे, वो आप जान लो। हमास ने अपने रिस्पांस में कहा है कि हम केवल और केवल 20 में से 7 शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं, 13 को नहीं करते। इतनी बड़ी बात सबसे पहले उन्होंने बोली कि 20 में से 7 शर्तों को ही एक्सेप्ट करते हैं, 13 को नहीं करते। और 7 कौन सी, पहले आप वो जान लीजिए। 7 में से पहला है कि सीज फायर होगा, यानी इजराइल हमले नहीं करेगा। दूसरा है कि बंधक आजाद किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर इजरायलियों को हमास छोड़ेगा तो इजराइल भी कई सारे फिलिस्तीनियों को छोड़ देगा। तीसरा कि खाने की जो चीजें हैं वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के अब गाजा में आनी चाहिए, यानी एड की जो ट्रक है उनको इजराइल नहीं रोकेगा। ये तीसरी शर्त हो गई। चौथा, इजराइल उस लाइन से पीछे हटेगा जिस लाइन की बातचीत उस प्रपोजल में की गई थी, जिस जोन के बारे में मैंने आपको बताया था। पांचवा, वहां कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। छठवां, वहां कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। और सातवां, कोई भी जमीन का हिस्सा इजराइल कब्जा नहीं करेगा। इन 7 ही शर्तों पे हमास राजी हुआ है। बाकी 13 शर्तों को हमास ने सिलसिले से खारिज कर दिया और कहा कि ना ही हम हथियार छोड़ेंगे, ना ही फिलिस्तीन की जो सरकार बनेगी उसमें अपना रोल हम कम करेंगे, और ना ही कहीं भी हम फिलिस्तीन को छोड़ के जाएंगे, ना ही गाजा के लोग गाजा छोड़ के जाएंगे, और गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हम डिसाइड करेंगे, इजराइल या अमेरिका नहीं करेगा। ये बात अपने प्रपोजल में साफ तौर पे हमास ने बोली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सेलिब्रेशन के बाद पूरी दुनिया में किसी ने भी पलट के उस नोटबुक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की जिस नोटबुक में हमास ने अपना रिस्पांस दिया था। और यहीं से मतलब बड़ा साफ है कि हमास अभी भी कंप्लीटली एग्री नहीं है, केवल 7 शर्तों पे राजी है, और वो 7 शर्तें केवल और केवल फिलिस्तीन के फायदे की हैं। इजराइल अगर अब सीज फायर करता है तो कायदे से यहाँ पे हार हमास की होगी, और ये फंसाने का काम किसी ने किया है तो हमास ने किया है। और इस बात को आप डीप में समझिए कि हमास ना ही हथियार छोड़ेगा, हमास ना ही गाजा छोड़ के जाएगा, हमास ना ही सरकार में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कम करेगा, और ना ही कोई ऐसे काम करेगा जिससे हमास के वजूद पे खतरा हो। और ये बात बाकायदा हमास ने अपने ड्राफ्ट में खुद दे दी है, अपने रिस्पॉन्स में दे दी, और कहा है कि बाकी जो 13 पॉइंट है उस पर हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर अमेरिका चाहे, अगर इजराइल चाहे तो हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, बाकी हमारी कोई मजबूरी नहीं। अच्छा, ये बात हमास ने कैसे बोल दी कि हमारी कोई मजबूरी नहीं, तो वो भी आप जान लो। आज यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला। यमन की तरफ से जो हमला देखने को मिला, इतने मिसाइलें आई कि रात के लगभग 6 बजे यहां के टाइम के हिसाब से, वैसे कायदे से कहा जाए तो सुबह के लगभग 6 बजे इतना एक्सप्लोजन देखने को मिला, इतने ब्लास्ट की आवाज आई, इतने साउंड्स आज सुनने को मिले तेल अवीव में, और हजारों की तादाद में जो लोग थे वो शेल्टर होम में भागने को मजबूर थे। तो यमन की तरफ से इतना हमला हो रहा है कि हमास को किसी को मजबूर करने की आवश्यकता ही नहीं है। यमन खुद लोगों को मजबूर कर दे रहा है कि भाई सीज फायर करो, अदरवाइज वी विल हिट यू। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही थी, इधर एक खबर निकल के सामने आई ग्रेटा थनवर्थ के हवाले से, और इस खबर के बाद पूरी दुनिया में इजराइल का ऐसा विरोध हो रहा है कि इसके बाद इजराइल और परेशान है। दरअसल 137 लोग ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया। जितने लोग अरेस्ट हुए थे उनमें से 137 लोग ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया, और उनमें से मलेशिया के 2 एक्टिविटीज थे जिनका नाम था हाजवानी और बेवर। हाजवानी और बेवर को जब छोड़ा गया तो इनसे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई क्या चल रहा था वहां पे। इसके बाद जो कुछ इन्होंने बताया, यहीं से तो पता चला कि इजराइल ने क्या कुछ किया है एक्टिविस्टों के साथ। दरअसल हाजवानी और बेवर ने बताया कि हम जब वहां पे पहुंचे थे, सबसे पहले हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे जहाजों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद हमको इजराइल लेके जाया गया, और वहां पे हमारे साथ ऐसी बर्बरता हुई है कि हम बता नहीं सकते।
दरअसल इस पूरी टीम को जो लीड कर रही थी उनका नाम था ग्रेटा थनबर्ग। आपने इनका नाम सुना होगा, इससे पहले भी एक बार आ चुकी हैं। ग्रेटा थनबर्ग के बाल को पकड़ा गया है दोस्तों। बाल को पकड़ने के बाद इनको घसीटा गया, घसीटने के बाद इनको लातों से मारा गया और इसके बाद इनसे कहा गया, अच्छा ये वीडियो तो मैंने खुद देखा था कि इनसे इजराइल कर्ज कह रहा था कि तुम सब आतंकवादी हो, चूंकि तुम सबने गाजा के लोगों के लिए खाना लाने की हिमाकत की है और तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा हम सिखा के और दिखा के रहेंगे। ये बात जब बोली, इसी के जस्ट बाद इजराइल का झंडा लाया गया, ग्रेटा थनबर्ग को बाकी और लोगों को मारा गया, पीटा गया। इनको इतना मजबूर किया गया कि ये तमाम लोग इजराइल के झंडे को चूमे और चूमने के साथ साथ इजराइल की जय जयकार करे। इतना टॉर्चर करने के बाद इनको ऐसे बिस्तर पे लिटाया गया जिसपे केवल खटमल, कॉकरोच और तमाम ऐसे इंसेक्ट्स थे जिससे इन्फेक्शन हो और फूड पॉइजनिंग का खतरा हो। इतना टॉर्चर करने के बाद, मारने पीटने के बाद, बाल उखाड़ने के बाद, गालियां देने के बाद, थूक के चटवाने के बाद इन सबको छोड़ा गया है। और ये बात आज जब पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया के अंदर नाराजगी है, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। और इस प्रोटेस्ट का नतीजा है कि आज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितना जल्दी हो सके इजराइल अपने हमले गाजा में बंद करे, जितना जल्दी हो सके इजराइल वो सब करना बंद करे जो अब तक करते आ रहा, और साथ ही लाइन से पीछे हट जाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इस समय इजराइल की जो एक रेपुटेशन है बिल्कुल गिर चुकी है। कोई भी आज इजराइल के लिए बोलना और खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल ने अपनी इज्जत वैसे ही बना रखी है दोस्तों। और इस बात में सच्चाई काफी ज्यादा छुपी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप एनालाइज करेंगे तब एक एक चीजें आपको पता चलेंगी। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही है, इधर जो अमेरिका है वो एक नई जंग में कूद रहा। एक तरफ ये भाई साहब बातचीत करते हैं कि सीज फायर करवा करवा के हमने पूरी दुनिया में शांति ला दी, लेकिन आज वेनेजुएला ने आरोप लगाया है कि उसके 75 किलोमीटर के अंदर अमेरिका के जहाज देखने को मिले। और इससे चंद दिन पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला भी किया था, वेनेजुएला के नाविकों के ऊपर, और रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि 14 लोगों को मार दिया था अमेरिका ने। अब आप सोचिए, एक तरफ तो ये भाई साहब सीज फायर की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन और चैन और शांति लाने का काम किसी ने किया तो हमने किया है, और दूसरी तरफ ये वेनेजुएला पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए, किसी भी देश के 75 किलोमीटर के आसपास अगर फाइटर जेट पहुंच जाए और F-35, तो क्या उस देश की सिक्योरिटी में खतरा नहीं माना जाएगा? क्या सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कही जाएगी इस चीज को? और अगर कही जाएगी तो अमेरिका ऐसा कर रहा तो क्या इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा? और अगर कर रहा तो फिर कहां से अमेरिका शांति का प्रवर्तक बन गया? ये सवाल आज पूरी दुनिया मन ही मन पूछ रही है, भले ही वहां के पॉलिटिशियन के मन में खामोशी साध रखी। और साथ ही पूरी दुनिया में अमेरिका कहता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा सेफ हम हैं, किसी के साथ हम गलत नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक खबर बताता हूं, अमेरिका ने दाढ़ी पे पाबंदी लगा दी है। एक नया कानून बनाया है जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका में जो सैनिक हैं वो दाढ़ी नहीं रख पाएंगे। अब अमेरिका में जितने मुस्लिम सैनिक हैं वो क्या करें? अमेरिका में जितने सिख सैनिक हैं वो क्या करें? जिसकी अपनी आस्था दाढ़ी पे टिकी हो, जिसकी अपनी मान्यता, जैसे सिख तो कभी भी दाढ़ी नहीं कटवाते, मुसलमान अगर दाढ़ी उनकी बड़ी हो गई। अब अगर सच में कोई मुसलमान अपने आप को एक मोमिन की तरह देखना चाहे, अगर सुन्नत से जुड़ना चाहे और अपनी दाढ़ी को ना हटवाए, तो अमेरिका की नजर में वो गुनाह है। तो क्या हर एक धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा? और अगर कर रहा है दोस्तों, तो फिर इसके बारे में इंटरनेशनल कानून में बातचीत क्यों नहीं हो रही? इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को क्यों नहीं खींचा जा रहा? और साथ ही भारत के साथ भी इस बहादुर ने बड़ा बवाल मचा रखा है। H-1 वीजा था, उसकी कीमत 83 लाख रुपए इन्होंने कर दी। यानी एक आदमी अगर इन्वेस्ट करना चाहे, अमेरिका में जाके बिजनेस करना चाहे, तो उसको 83 लाख रुपए देने पड़ेंगे सबसे पहले, तब उसको वीजा मिलेगा। इस मामले को अब इतना हाईलाइटेड कर दिया गया है, इस मामले को इतना हाइप दे दिया गया, क्योंकि भारत के जो लोग थे जो वहां पे काम धंधा करना चाहते थे, उनके लिए इतनी दिक्कत क्रिएट हो गई कि अब वो अमेरिका जाना छोड़ रहे हैं। साथ ही जो अमेरिका में पहले से लोग सेटल हैं वो भी वापस आ रहे हैं कि भैया क्यों जाएं, इतना पैसा क्यों खर्च करें। मामला इतना हाईलाइटेड हो गया, अमेरिकन कंपनी को ट्रंप की हरकतों की वजह से इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ट्रंप के H-1 वीजा के फैसले को गलत बताया। अब ये मामला वहां के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हो सकता है कि वहां की जो कोर्ट है वो ट्रंप को फटकार लगा के ये तमाम चीजें कैंसिल कर दे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ट्रंप ने पूरी दुनिया पे टैरिफ और सैंक्शंस लगाने का काम किया, और अंत में क्या मिला? कद्दू मिला ना। वहां की सरकार ने फटकार लगाई, वहां की कोर्ट ने फटकार लगाई, ट्रंप भाई साहब खामोश हो गए। तो इस समय इनकी इज्जत वही रह गई पूरी दुनिया में, कोई भी अब इनको सीरियसली नहीं लेता।
हमास ने इनको कैसे बेवकूफ बनाया वो आपको पता ही चल गया। वेनेजुएला के साथ एक जंग की शुरुआत ये करना चाहते हैं। वेनेजुएला ने सर पे कफन बांध लिया और कहा कि भाई तुम आओ, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। इधर गाजा में सीजफायर को लेके ये नोबेल पीस प्राइज की चीजें चिल्ला रहे हैं, वो इनको मिलने से रही। पाकिस्तान को इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान भाई साहब अलग भड़क उठे, चूंकि इन्होंने जाने अनजाने में इजराइल को ही एक स्टेट का दर्जा दे दिया जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इन्होंने सबके साथ दगेबाजी की, इन्होंने सबके साथ धोखेबाजी की, और आज इसका रिजल्ट ऐसा है कि आने वाले टाइम में अमेरिका के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। खासकर जो देश अमेरिका के बड़े खास थे, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे सऊदी अरब हो, वो भी आज भरोसा नहीं कर रहे हैं। खैर, ये तो रही विदेश की खबरें। अब आपको अपने देश की एक खबर दे देता हूं, और ये खबर आपकी जानकारी और आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? खबर आप सुनिए। दरअसल एक कंपनी है कोल्ड ड्रिप, और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि भारत के मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कंपनी के सिरप की वजह से 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 9 मासूम बच्चों की। अब जब ये मौत हो गई तो सरकार ने फौरन कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में कोई कंपनी अपना सिरप बेच रही है, अपनी दवाई बेच रही है, तो क्या हमारे देश की सरकार को इन दवाइयों की टाइम टू टाइम जांच नहीं करवानी चाहिए? क्या जब मासूम बच्चे मर जाएंगे, जब लोग मर जाते हैं, तभी जाके सरकार के जहन में ये चीज पता चलती है कि भाई ये तो खराब है, इसको बैन कराना चाहिए? तो फिर अलग अलग जो मेडिकल एजेंसियां हमारे देश में एक्टिव है, जो लाखों का एक सैलरी फीस लेती है महीने के हिसाब से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे गरीब गुर्बत वाली जनता के अपने मेहनत और मजदूरी के पैसों से, उनका रोल क्या है? मध्य प्रदेश में 7 और 9 बच्चों की मौत अलग अलग जगहों पे हुई। उनके परिवार वालों की आंखों में आंखें डाल के क्या हमारे देश की सरकार ये जवाब दे सकती है कि भाई आपके बच्चे मर गए, लेकिन देखिए हमने उस कफ सिरप को बैन कर दिया? और आप ताज्जुब की बात देखिए कि हमारे देश की गोदी मीडिया, हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें इस खबर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, चूंकि सरकार, कंपनी, एजेंसी, मीडिया, पीआर टीम, ये सब एक ही हैं। आप सोच के देखिए कि हमारे देश की बच्चों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार खामोश रहती है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहती है, और मैं तो आपको भी कटघरे में ही खड़ा करूंगा। 4 दिन में आप चीजें भूलते हैं, 4 दिन में। अभी 4 दिन बाद पूछ लूंगा आपसे कि वो कौन सा कफ सिरप था जिससे 9 बच्चों की मौत हुई थी, आप भूल जाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश की जो जिंदगी है, हमारी अपनी जो जिंदगी है, हमने खुद सस्ती बना ली, वरना इन पॉलिटिशियनों की क्या हैसियत थी कि हमारी जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता और खबरें आप मुझसे सुनने के शौकीन हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक मैं आपके लिए खबरें रिसर्च करता हूं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की हिफाजत करें।